नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी के एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की जिसका नाम है पीईटी यानी कि पैट। आपने सुना होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की ओर से पीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और उस एग्ज़ाम की तिथि है 20 अगस्त 2021। तो 20 अगस्त 2021 का मतलब ये है कि आज से अगर हम दिन गिने तो हमें दिखता है कि लगभग एक महीना ही हमारे पास बचा है। इस एक महीने में हमें उस एग्ज़ाम का एक बहुत लेंदी सिलेबस को पूरा करना है। तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी होगी तो मुझे लगता है कि आप इस एक महीने का सदुपयोग कर पाएंगे। और आप सब जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कोई भी स्टूडेंट आगे जो जॉब्स निकलेंगी, जो नौकरियां निकलेंगी, जैसे लेखपाल की नौकरी है या बीडीओ की जॉब है या और बहुत सारी जॉब्स हैं, तो उनके लिए वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पीईटी का एग्ज़ाम एक तरीके से प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको योग्य बनाएगा उन नौकरियों के लिए। तो इसलिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पीईटी का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पीईटी के सिलेबस को पूरा करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए और साथ ही साथ एक महीने के इस छोटे से टाइम पीरियड में आप इस एक महीने का सदुपयोग कैसे कर पाएँ। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। तो देखिए सिलेबस है मेरे पास, आप भी कोशिश करिए कि मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा आपको जिसमें सिलेबस का लिंक होगा, तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से फ़ायदा होता है और फ़ायदा ये होता है कि आप भटकते नहीं हैं अपने रास्ते से, आप वही चीज़ करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है। तो सिलेबस को आप देखेंगे ध्यान से तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि 100 नंबर का पेपर है ये, और इस 100 नंबर के पेपर में, 100 नंबर के एग्ज़ाम में आपको 50 नंबर अकेले जीएस में मिल जाते हैं। यानी कि जनरल स्टडी का वेटेज इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है। और जीएस में भी जो 8 साइड वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये अकेले 45 नंबर लिए हुए हैं और 5 नंबर का साइंस है और टोटल कितना है 50 नंबर। तो आप सोचिए कि जीएस कितना महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आता है मैथ और साथ ही साथ डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं। तो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, वैसे डाटा इंटरप्रिटेशन कई बार रीजनिंग में भी लोग उसे पढ़ाते हैं, तो आपको उस पर ही फोकस करना है। मैथ यूँ तो 5 नंबर की है जो शुद्ध रूप से मैथमेटिक्स है वो, लेकिन इसमें अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन या ग्राफ, तालिका ये सब जोड़ दें तो ये 20 नंबर और जुड़ जाते हैं, यानी कि 25 नंबर की आपको ये मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन मिला के मिलेगा। तो ये कितने हो गए, 75 नंबर हो गए। उसके बाद 15 नंबर की आपको हिंदी मिलेगी। इस हिंदी में भी 5 नंबर की ग्रामर है और 10 नंबर का गद्यांश है। गद्यांश मतलब एक पैराग्राफ लिखा होगा हिंदी में और उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर पूछे जाएंगे उस गद्यांश के आधार पर। तो ये 75 और 15 90 हो गए। 5 नंबर की आपको इंग्लिश मिलेगी और 5 नंबर की रीजनिंग। तो कुल मिला के 100 नंबर का एक आपका एग्ज़ाम होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे नंबर पे आप मैथ को फोकस करिए और मैथ में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो वो 5 नंबर की मैथमेटिक्स छोड़ दे। मेरा ये मानना है कि अगर वो छोड़ देगा तब भी उसके बाद 20 नंबर का ग्राफ वाला टॉपिक बचेगा जिसमें ग्राफ और तालिका यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसमें पाई चार्ट वगैरह आते हैं। तो वो कोई बच्चे का अगर रीजनिंग अच्छा है, थोड़ा सा उसका लॉजिकल माइंड है, तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन को, उस डाटा के आधार को एनालाइज करके, डाटा एनालाइज करके आंसर दे सकता है। तो वो करे। हिंदी 8 साइड के बच्चों को ज़्यादा कठिन मुझे नहीं लगता कि लगनी चाहिए। अगर हिंदी में क्या करें, वो ग्रामर अगर उनकी कमज़ोर भी है तब भी वो गद्यांश पढ़ के भी 10 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्वालिफाई पेपर है कि आपको बस क्वालिफाई करना है, आप इससे मेरिट बननी नहीं है। अब भविष्य का हमें नहीं पता कि मेरिट बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन फिलहाल तो क्वालिफाई है। सिर्फ एजिबल होना है आपको कि आगे वाली जो नौकरियां उसके लिए एजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो आपको कोशिश करनी है कि लगभग 70-80 नंबर का आपके पास स्ट्रेटजी हो कि 70-80 नंबर का पेपर कैसे आपको पूरा करना है। तो इसलिए अगर आप पूरे एग्जाम के चक्कर में रहेंगे, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, 5 नंबर की इंग्लिश आएगी तो आप इंग्लिश के चक्कर में क्यों पढ़ें। या आप सोचो कि रीजनिंग आएगी 5 नंबर की, तो रीजनिंग क्यों 5 नंबर के पीछे आप इतना ज़्यादा भागें। आप कोशिश करें जो ज़्यादा वेटेज लिए हुए है उसके बारे में। तो देखिए जैसे
हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले जीएस में हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो 5 नंबर का भारतीय इतिहास है, उसमें प्राचीन इतिहास आता है और मध्यकालीन इतिहास आता है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडवल हिस्ट्री। फिर मॉडर्न हिस्ट्री अकेले 5 नंबर का है, यानी कि 10 नंबर का आपको इतिहास मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा। 5 नंबर का इसमें ज्योग्राफी है, जिसमें नदियाँ, पहाड़, रेगिस्तान है ना, यानी कि राजनीतिक और प्राकृतिक भूगोल दिया हुआ है। उसके बाद आपको पॉलिटी मिलेगी 5 नंबर की। पॉलिटी की एक अच्छी बात यह है कि पॉलिटी 5 नंबर की यहाँ पर है, लेकिन 10 नंबर का जो आपको जनरल अवेयरनेस दिया गया है, उस जनरल अवेयरनेस में भी और भी उसमें पॉलिटी दी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सारे टॉपिक वहाँ भी दिए हुए हैं। तो पॉलिटी इसका मतलब इस 5 नंबर के अलावा जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक में भी आपको काम आएगी। तो याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम 50 नंबर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं फिलहाल। फिर 5 नंबर की इकोनॉमिक्स है, 10 नंबर का करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स आप अच्छे से करते हैं, करंट अफेयर्स को आपको कोशिश करनी है कि पिछले 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स आप करो। अगर टाइम कम है तो 8 महीने का करंट अफेयर्स आप जरूर करो, कम से कम अक्टूबर 2020 से लेकर और जून 2021 तक का करंट अफेयर्स आप करिए। आपको ज़रूरत नहीं है जुलाई का करंट अफेयर्स करने की, या ना ज़रूरत है आपको पिछले साल जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स करने की। आपको बस पिछले 8-9 महीने का करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि एनफ है, पर्याप्त होगा। उसके बाद फिर 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस है। इसमें जनरल अवेयरनेस में देशों की मुद्राएं, राजधानियाँ है ना, या और जैसे भारत और उसके पड़ोसी देश, इस तरह के टॉपिक आते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। इस बात को समझना है आपको कि करंट अफेयर्स बेस्ड का मतलब मेरा क्या है कि जैसे अगर आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं किसी देश के बारे में, जैसे आपने पढ़ा कि इटली में एक नए राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हुआ है, तो आप उसमें इटली की राजधानी और मुद्रा जरूर याद कर लें। अगर आपने पढ़ा कि अभी हाल ही में सुएज नहर में एक जहाज़ फंस गया था, तो सुएज नहर किसके कब्जे में है, तो आप कहेंगे मिस्र के कब्जे में, तो मिस्र की राजधानी और मुद्रा जरूर कर लीजिए। कहने का मतलब है कि जो देश किसी वजह से चर्चा में था, है ना, जैसे आपने सुना होगा कि लेबनान में पिछले साल की बात है जब वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, तो लेबनान की राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखिए। तो कहने का मतलब है कि वो देश जो पिछले 8-10 महीने में चर्चा में थे, कोई घटना वहाँ हुई, हमारे प्रधानमंत्री मान लो वहाँ गए यात्रा करने पे, या और कोई घटना हुई, या वहाँ के कोई हमारे यहाँ आए, तो आपको उन देशों की राजधानी और मुद्रा याद करनी है। इसका मतलब सारे देशों की मुद्राएं और राजधानी याद करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो इस तरीके से जनरल अवेयरनेस आप पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद 5 नंबर का साइंस है। तो साइंस में देखो, मुझे लगता है कि साइंस के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो केवल 5 नंबर का साइंस, और साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, तो इसलिए 3-3 सब्जेक्ट तो और ज़्यादा हो गए। तो इसलिए 5 नंबर की साइंस मुझे लगता है छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप करना चाहें तो बायो पे ज़्यादा फोकस करें, और बायो में भी आपको ह्यूमन बॉडीज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो, जैसे रोग है ना, रोगों के निदान, वैक्सीन वगैरह, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, ये बात हो गई जीएस की। 50 नंबर की ये जीएस थी। और उसके बाद 15 नंबर का हिंदी है। हिंदी में ग्रामर 5 नंबर का और 10 नंबर का गद्यांश है। तो गद्यांश की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप देखना वहाँ इतना आसान होगा कि आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस 5 नंबर के ग्रामर पे आप ध्यान लगाएं, हिंदी के ग्रामर पे, यानी कि हिंदी का जो व्याकरण है उस पर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 5 नंबर की इंग्लिश है। मुझे लगता है ये ना करें तो बेहतर है। इंग्लिश में क्या करेंगे आप, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो करे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ना करें तो बेहतर है। उसके बाद 5 नंबर की रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आप कैलेंडर, क्लॉक, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन, ऐसे टॉपिक को आप कर लीजिए जो 1-2 दिन में आराम से प्रैक्टिस की जा सकती है उनकी। उसके बाद ग्राफ आप ध्यान रखेंगे। मैथ में आप चाहें तो 5 नंबर की मैथ छोड़ दीजिए, मतलब प्रतिशतता और ब्याज और जो भी और चीज़ें मैथ में जो डिफ़िकल्ट होती हैं, मेरा भी मैथ कोई खास अच्छा नहीं है, तो वो मैथ आप छोड़ सकते हैं। आप 10 नंबर का ग्राफ जरूर करें, क्योंकि 20 नंबर में 10 नंबर का ग्राफ और तालिका ये सब है 20 नंबर में। तो 10 नंबर का ग्राफ है, फिर 10 नंबर की तालिका है। आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक है इसमें। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से करें। पूरे 20 नंबर हैं इसमें। तो मुझे लगता है अगर आप जीएस और हिंदी और ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा लगभग 80-85 नंबर का आपकी रेंज में होगा एग्ज़ाम। तो इस पे फोकस करें। तो दोस्तों ये था सिलेबस, और सिलेबस को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे पास जो बहुत ही लिमिटेड टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 20 अगस्त 2021 को पीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो आज से अगर हम लगा लें तो 1 महीने लगभग का टाइम हमारे पास बचा है। तो इस 1 महीने का सदुपयोग कैसे करें, इस 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छी तैयारी कैसे कर पाएँ हम। तो इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा कि आप स्ट्रेटजी बनाएं कि आप अपनी कुर्सी मेज डालें और दीवार पर अपना सिलेबस लगा लें। मैं सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद सिलेबस को देखते जाइए और उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए। आपको करना ये है कि आप सुबह उठें और सुबह ही सुबह 3 से 4 घंटे आप निकालें, है ना, अपने जीएस के लिए। केवल जीएस पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जीएस में भी आप एक सब्जेक्ट चूज़ करें कि पहले हिस्ट्री करना है और फिर ज्योग्राफी करना है। तो शुरू के 4 घंटे, है ना, दिन में जीएस ही पढ़ें सिर्फ, और फिर उसके बाद फिर रेस्ट वगैरह करिए थोड़ा सा। फिर दोपहर का टाइम निकालिए 11-12 बजे के आसपास का, जिसमें आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी लगभग 1.5 से 2 घंटे पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। आराम कीजिए। उसके बाद शाम के समय आप मैथ को लीजिए और मैथ में आपको जो मैथ के जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक हैं, जिसमें ग्राफ है, तालिका है और पाई चार्ट है, उन पर फोकस करिए आप। और लगभग 3 से 4 घंटे उसे हल्का सा म्यूजिक बजा लीजिए और आराम से आप ग्राफ और मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो आपको लगभग 3 भागों में डिवाइड करना पूरा दिन, और उस 3 भागों में डिवाइड करके आपको इस तरीके से सिलेबस पूरा करना है। आप देखेंगे कि अगर आप 10 से 15 दिन तक हिंदी को इस तरीके से करते हैं तो 10-15 दिन में हिंदी पूरा हो जाएगा। फिर जो टाइम बचेगा लगभग 15 दिन का, उस वाले टाइम को जीएस के लिए सदुपयोग कर लीजिए। मतलब जीएस को आप फिर दोपहर में जीएस को और पढ़ लीजिए। तो जीएस को आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो आप कोशिश करें जीएस पे फोकस करना है, आपको हिंदी पे फोकस करना है, आपको मैथमेटिक्स और ग्राफ या डाटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस करना है ना, और पाई चार्ट पे फोकस करना है। बाकी आप चाहें तो आप इंग्लिश 5 नंबर का और 5 नंबर का रीजनिंग छोड़ सकते हैं, वरना रीजनिंग वैसे 3-4 दिन आप कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, इस तरह के अगर टॉपिक कर लेंगे आप, तो आपका काम रीजनिंग में चल जाएगा। रीजनिंग वैसे ज़्यादातर ऐसी होती है कि अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम बचा है, तो अगर आपका माइंड अच्छा काम करता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक है, तो आप देखना रीजनिंग के सवाल आप कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो से कुछ उम्मीद है कि कुछ फ़ायदा उठाएंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक स्ट्रेटजी समझ में आई होगी कि आप आने वाले अपने 1 महीने को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ सिलेबस पे विशेष जोर देना है। और हमारे कुछ वीडियो आप और भी देख सकते हैं, जैसे हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है जीएस विद गौरव यादव सर, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और उस पर आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। आपको अभी हिस्ट्री की क्लास 2-3 दिन में आपके सामने आ जाएगी। तो वो हिस्ट्री में आपको पूरा हिस्ट्री आपको कैसे तैयार करना है और क्या क्या है उसके अंदर, और टॉपिक को कितना डीपली पढ़ना है या ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। लगभग 1.5-2 घंटे के वीडियो में आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उससे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।